नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज़ चल रही है जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम भारत की महत्वपूर्ण जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियों को देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ये जो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, इसके अलावा गंगा नदी तंत्र जिसमें गंगा और उस यमुना और जो प्रमुख अन्य सहायक नदी, और तीसरा इसमें ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है और इन पर जो महत्वपूर्ण बांध या परियोजना बनी हुई हैं और कौन सा महत्वपूर्ण स्थान भारत का स्थल कौन सी नदी के किनारे है वो देखने वाले हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की अभी लिखित परीक्षा होनी है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड या बंदी रक्षक पटवारी, इसके अलावा अभी समीक्षा अधिकारी के भी पद आने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो हमारे टॉपिक हैं इन पर आधारित टेस्ट सीरीज देने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 180 से अधिक टेस्ट पेपर हैं और लगभग 30,000 प्रश्न हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। तो हमारे इस मोबाइल ऐप में आपको लगभग 300 से अधिक टेस्ट पेपर मिलेंगे और 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें अपलोड मिलेंगे। एक चीज़ मैं अन्य ये कहना चाहूँगा कि आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके पास ऑक्सफोर्ड का ये स्टूडेंट एटलस होना चाहिए, और ये जो एटलस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये इसका हिंदी संस्करण है और इसमें जो भी हम ये यहाँ पर एटलस बना रहे हैं आपको हर पेज पर वो एटलस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये भारत का पूरा नक्शा है, प्रमुख यहाँ पर नदियाँ वगैरह दिखाई गई हैं। इसके अलावा ये टॉपिक मतलब क्षेत्र के हिसाब से भी अलग अलग, इसमें राज्य के हिसाब से भी राजनीतिक और प्राकृतिक यानी फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों भाग इसमें दिए गए हैं। तो आप लोगों के पास अगर ये एटलस है तो इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक सिंधु नदी तंत्र। तो ये हमारा भारत का नक्शा है, इसमें ये सिंधु नदी है जो कि मानसरोवर झील के पास से निकल रही है। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सिंधु नदी है, जो जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वैदिक काल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी सिंधु नदी या अन्य नदियों का वर्णन था और ऋग्वैदिक आर्यों की भी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वह सिंधु नदी थी। तो इस सिंधु नदी का अगर उद्गम कहेंगे तो मानसरोवर झील या राकस झील, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहला सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। और तीनों ही नदियों की जो बहने की दिशा है वो अलग है। जैसे सतलज ये पश्चिम की ओर बह रही है, सिंधु ये उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और ब्रह्मपुत्र ये पहले पूर्व नदी की ओर प्रभावित होती है और उसके बाद अंत में बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले हम सिंधु देखते हैं। इसका जो नाम है तिब्बत में वो है सिंगी खम्बान या शेरमुख। तो जब हम काराकोरम लद्दाख जास्कर पढ़ रहे थे, इस काराकोरम की ही कैलाश रेंज है जो कि तिब्बत में फैली हुई है। तो ये कैलाश श्रृंखला की मानसरोवर झील से निकल रही है, नाम सिंगी खम्बान या शेरमुख। उसके बाद ये जो नदी है ये लद्दाख और जास्कर, जो ट्रांस हिमालय में हमारे 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उन दोनों के मध्य से प्रवाहित होती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो इसके लिए अगर हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो इसका अगर हम कुल प्रवाह क्षेत्र कहें तो ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। सिंधु की कुल लंबाई है 2,880 किलोमीटर, लेकिन अगर केवल भारत में पूछी जाएगी कि सिंधु नदी की भारत में प्रवाहित होने पर लंबाई कितनी है तो आंसर लगाना है 1,114 किलोमीटर। ये नदी मानसरोवर कैलाश या मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत के पास बोखरचू नामक स्थान से प्रभावित होती है। लद्दाख और जास्कर दोनों के मध्य ये विभाजित हो रही है, दोनों श्रृंखलाओं को अलग करती है बुंजी। तो यहाँ पर गिलगित, ये जो नंगा पर्वत है इसी के ऊपर गिलगित है, गिलगित नामक स्थान से ये जो नदी है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम बुंजी है। और यहाँ पर ये एक महाखड्ड या गॉर्ज का निर्माण करती है। ये महाखड्ड 5,200 मीटर लंबा है। अंत में ये नदी कराची के पास, तो जब यहाँ पाकिस्तान है यहीं पर पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है, वहाँ पर ये अरब सागर में अपना जल प्रवाहित कर देती है। और इसकी 5 प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं
जो बड़ी सहायक नदियां हैं वो हैं पहली झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, व्यास और सतलज। तो इन 6 नदियों का ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है तो पता होना चाहिए। ठीक है, सिंधु, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अन्य अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता हुआ था। ये समझौता 1960 में है। तो इसमें उत्तर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों के 80% जल का जो उपयोग है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। दूसरी तरफ जो नीचे दक्षिण की 3 नदी हैं रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% जल का उपयोग भारत ने करना है और 20% पाकिस्तान ने। तो इसीलिए यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो कि पाकिस्तान में या थार मरुस्थल की ओर प्रभावित होती है और भारत को उपजाऊ बनाती है। तो ये सिंधु जल संधि समझौता हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंधु की अगर हम अन्य सहायक नदियों की बात करें तो वह हैं गोमल, कुर्रम, काबुल, स्वात, गिलगित और शोक। तो इनमें से कई सारी नदियां हैं जिनको हमने ऋग्वेद में या जो हम वैदिक काल पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हमें सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो हमें याद रखनी है। तो इनमें से कुछ नदियां तो लद्दाख में या जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती हैं और कुछ यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत से या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में आकर सिंधु में मिलती हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण इसमें नदी है सतलज। जो सतलज नदी अगर हम कहें तो ये सतलज नदी भी यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से निकल रही है और इसका जो तिब्बत में नाम है वो है लांगचेंज खम्बान। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है और उस जगह का नाम, उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। तो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किस स्थान से करती है, शिपकिला दर्रे से करती है। और उसके बाद ये सतलज नदी आगे बह रही है, इसमें ऊपर एक उत्तर में व्यास नदी है जो कि हरिके नामक स्थान पर सतलज और व्यास नदी दोनों का संगम होता है। तो पहला प्रश्न, मानसरोवर झील से निकल रही है सतलज, शिपकिला दर्रे से यह हिमाचल प्रदेश या भारत में प्रवेश करती है। सतलज को हमने ऋग्वेद में भी पढ़ा था जहाँ पर इसका नाम शतुद्री था। इसकी प्रमुख सहायक नदी है स्पीति। लुधियाना जो कि हौजरी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है वह इसी सतलज नदी के किनारे है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो भाखड़ा नागल बांध है वह यही इसी सतलज नदी पर है और यहाँ पर एक झील भी बनाई गई है सतलज पर। इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। तो ये जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ हमें ध्यान रखना है 2 झीलें हैं, ये गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में और एक झील हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जब मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र देखेंगे, सोनभद्र वगैरह, वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये 2 अलग अलग झीलें हैं। तो ध्यान रखना है कि ये गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद भाखड़ा नागल बांध बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाखड़ा नागल बांध पंजाब और हिमाचल इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भाखड़ा नागल बांध से कौन कौन से हमारे राज्य लाभान्वित होते हैं, तो लाभान्वित राज्यों में आपको 5 राज्यों के आंसर लगाना है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। तो 2 तरह से यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो कि कोई भी जो डैम है किन राज्यों की वो संयुक्त परियोजना है और दूसरा कौन कौन से उससे लाभान्वित होते हैं। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, लाभान्वित हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं झेलम। तो झेलम भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे। इसका पुराना ऋग्वेद में नाम है वितस्ता। जो सिकंदर और पोरू की सेना के मध्य था वो भी इसी नदी के किनारे लड़ा गया। तो ये जो झेलम नदी है ये बेरीनाग झील से ये निकल रही है। झेलम की लोकेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ से वुलर झील के पास से ये झेलम नदी प्रवाहित होना शुरू करती है, वहाँ से ये निकल रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि या तो बेरीनाग या वुलर झील इसका होगा। इसके अलावा वुलर झील, तो वुलर झील ये भारत की एक प्रमुख झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है और यह मीठे पानी की झील है। तो झेलम के किनारे आपको 2 झील याद रखनी है, बेरीनाग और वुलर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक अन्य झील भी आपको ध्यान रखनी है, शेषनाग झील। तो ये तीनों झीलें हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा श्रीनगर, जो श्रीनगर है वो भी इस झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा नदी। तो ये जो किशनगंगा नदी है इस पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। तो ये ही झेलम है और झेलम के पास यहीं पर किशनगंगा नदी निकलती है। तो ये भारत और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इस तुलबुल परियोजना पर या अन्य जो अभी हम पढ़ेंगे दुलहस्ती या बगलिहार, इन परियोजनाओं पर आपत्ति है। और भारत ये जो कार्य कर रहा है, जो जल का प्रयोग कर रहा है, वो सिंधु जल संधि 1960 के अधीन ही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का आरोप यह है कि भारत ने इस जल संधि का उल्लंघन किया है। तो अक्सर परीक्षाओं में ये 3 परियोजनाएं पूछी जाती हैं, किशनगंगा और दूसरी अभी बगलिहार और दुलहस्ती जो हम आगे पढ़ेंगे। तो झेलम नदी में ये हमें महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा रावी पारुष्णी या क्या कहते हैं, इरावती के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो हड़प्पा हमने पढ़ा था, हड़प्पा इसी नदी के किनारे है। और ये रावी नदी हिमाचल में कुल्लू नामक जो कुल्लू घाटी है वहाँ से निकलती है। तो ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहीं से ये ऊपर जो हमारी नदी जा रही है नॉर्थ में, रावी नदी, और ये रावी भी अंत में, ठीक है। झेलम और चिनाब ये भी पाकिस्तान में मिलते हैं। फिर आगे जब झेलम जा रही है उसमें अगली रावी मिल जाती है। तो रावी नदी के विषय में हमें ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है चेनाब। तो चेनाब नदी ये यहाँ प्रवाहित हो रही है। चेनाब ये आपको मिलेगी यहाँ, क्या कहते हैं, लद्दाख, और लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर होते हुए ये भी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तो इसके विषय में देख लेते हैं। इसका पुराना ऋग्वेद में नाम अस्किनी था। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये 2 नदियाँ, चंद्र और भागा, 2 नदियाँ निकलती हैं। तो ये चंद्र और भागा नदियाँ दोनों को संयुक्त रूप से, ठीक है, चेनाब जो नदी है ये चंद्र और भागा 2 नदियों का संगम के बाद ये चेनाब कहलाती है। इस पर परियोजनाएं हैं बगलिहार और दुलहस्ती। तो आगे ये दोनों ही परियोजनाएं, ये भी पाकिस्तान के द्वारा इन पर भी आपत्ति जताई जा रही है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण इसमें परियोजना है व्यास। जो नदी है व्यास नदी है और ये रोहतांग दर्रे कांगड़ा से निकलती है। तो ये जो रोहतांग दर्रा है वो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रे से ये नदी निकल रही है। और व्यास या हरिके, ये जो है हरिके नामक स्थान पर ये नदी, यहाँ पर ये है हरिके स्थान। तो व्यास और सतलज का जो संगम होता है वो हरिके पर होता है। तो यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया है जिसको हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पोंग बांध भी है। तो पूछा जाएगा पोंग बांध कौन सी नदी पर, या योंग करके भी लिखा होगा, कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। इस नदी को भी हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, यानी वैदिक काल में पढ़ा था कि विपाशा इसका पुराना नाम था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे हमारे व्यास नदी के विषय में। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना। तो यहाँ पर इस तरह से ये इंदिरा गांधी नहर निकल रही है जो कि राजस्थान का जो मरुस्थल या थार वाला हमारा क्षेत्र है उसको लाभान्वित करती है। तो ये रावी और व्यास नदी पर के जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है, ये रावी और व्यास इन 2 नदियों के जल को सतलज नदी में मिलाने की है। तो ये ऊपर रावी है और व्यास है। इन दोनों नदियों का 80% जो पानी है वो भारत प्रयोग कर सकता है। तो रावी और व्यास दोनों का जल सतलज में लाना है, उसके बाद इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से इसको राजस्थान में पहुंचाना है। इसके अलावा व्यास नदी पर पोंग बांध बना है, हम पढ़ चुके हैं। अगला इसमें आता है अन्य चीज़, हथनी कुंड बैराज। ये हथनी कुंड बैराज हरियाणा में है और इसे क्या कहते हैं, जो यमुना नदी है, यमुना पर इसको बनाया गया है ताकि जो बाढ़ का पानी है वो दिल्ली वगैरह को नुकसान ना कर पाए। अगला है रेणुका बांध। ये रेणुका बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में है और यमुना की सहायक गिरी नदी पर ये बना हुआ है। तो इस रेणुका बांध को बनाने का उद्देश्य ये है कि ताकि दिल्ली में पानी की सप्लाई हो सके। ठीक है, तो दिल्ली को पेयजल आपूर्ति करने के लिए रेणुका बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो आज इसमें पहला सत्र में तो हमने देख लिया कि हमारी सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों की विषय में। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र में हम गंगा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी देखेंगे। तो हम उत्तर भारत में नदी तंत्र देख रहे थे और इसमें अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, ये गंगा नदी है और इसकी प्रमुख सहायक है यमुना।
और गंगा में ये जब गंगा आगे बह रही है, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो ऊपर टोंस नदी है, उसके बाद चंबल, बनास, काली सिंध, सिंध, ठीक है, बेतवा और केन। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अभी अभी आज यमुना से संबंधित पढ़नी है। गंगा से अगर हम संबंधित नदियों की बात करें तो काली नदी है, इसके अलावा यहाँ पर रामगंगा नदी है, रामगंगा, काली, काली को आगे घाघरा कहा जाता है, राप्ती, गंडक, कोसी। तो इसके अलावा बाद में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहाँ हम शुरू करते हैं गंगा। तो गंगा नदी का जो शुरुआत वाला है, उत्तराखंड वाला है, उसके लिए हमने अलग से एक गंगा का उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है वहाँ पे बनाया है। फिर भी जो मेन पॉइंट है हम यहाँ देख लेते हैं। तो गंगा अलकनंदा, ये जो सतोपंथ या हिमनद, ठीक है, तो सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल दोनों हैं। यहाँ से ये अलकनंदा नदी निकलती है और इसमें आगे जाके एक नदी मिल रही है लक्ष्मण गंगा। इसके बाद जब अलकनंदा आगे पहुँचती है ये केशव प्रयाग में, तो केशव प्रयाग में इसमें सरस्वती नदी मिलती है। ये सरस्वती नदी कामेत पर्वत से निकल रही है। कामेत पर्वत ये भी उत्तराखंड में है। इसके बाद ये जो पंच प्रयाग हैं, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। तो ये प्रयाग हमें ध्यान रखने हैं। इसमें से 3 महत्वपूर्ण प्रयाग जो हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये तीनों चमोली में हैं। केशव प्रयाग भी चमोली में है, रुद्र प्रयाग ये रुद्रप्रयाग ज़िले में है और देव प्रयाग ये टिहरी में है। तो केशव प्रयाग में अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है और ये सरस्वती नदी कामेत पर्वत से निकल रही है। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये 2 नदियां आती हैं जो कि विष्णु प्रयाग में मिल रही हैं। तो ये विष्णु प्रयाग जो विष्णु गंगा नदी है ये भी कामेत पर्वत से निकलती है। अगली महत्वपूर्ण है धौली गंगा। तो उत्तराखंड में 2 धौली गंगा हैं, एक पूर्वी और पश्चिमी। तो धौली गंगा पूर्वी पिथौरागढ़ में बहती है जो कि काली नदी में मिल जाती है, और दूसरी जो है ये धौली गंगा पश्चिमी, ये चमोली में है जो कि देववन हिमानी या त्रिशूल पर्वत से निकलती है। तो उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। नंद प्रयाग में इसमें नंदाकिनी नदी आकर मिल रही है जो कि नंदा घूंटी से निकलती है। कर्ण प्रयाग में इसमें पिंडर नदी आकर मिलती है, ये पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकल रही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। तो मंदाकिनी में हमें ध्यान रखना है कि मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और आगे सोनप्रयाग में इसमें काली नदी आकर संगम बना रही है और जो केदारनाथ है वो इसी मंदाकिनी नदी के तट पर है। इसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी। तो देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा है, इन दोनों नदियों का संगम है और यहाँ से इस नदी को अब गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये भागीरथी जो है ये गोमुख से निकलती है जो कि गंगोत्री के पास में है, और दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है भिलंगना। ये भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से निकल रही है। और ये भागीरथी और भिलंगना दोनों ही नदियाँ गणेश प्रयाग में संगम बनाती हैं, जहाँ पर वर्तमान में टिहरी डैम है या पुराना टिहरी यहाँ पर था, तो टिहरी बांध यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद ये जब नदी आगे प्रवाहित हो रही है तो व्यास घाटी में इसमें नयार नदी आके मिलती है। ये नयार नदी दूधातोली से मिल रही है। इसके बाद ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋषिकेश कौन सी नदियों के संगम पर है, चंद्रभागा और गंगा के। फिर हरिद्वार से ये जो गंगा नदी है ये गंगा नदी मैदान में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और यहाँ ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो यहाँ तक का ये जो है इसके लिए हमने अलग से एक विस्तार से अलग से वीडियो बनाया है जिसको आप उत्तराखंड में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे नरौरा। तो नरौरा हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर पावर जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये नरौरा जो स्थान है बुलंदशहर में है। कन्नौज में इसमें रामगंगा नदी मिलती है। तो उत्तराखंड में 2 रामगंगा हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ में बहती है जो सरयू में मिल जाती है, और एक है पश्चिमी रामगंगा नदी जिसमें कालागढ़ डैम बना हुआ है और ये दूधातोली से निकलते हुए बिजनौर में प्रवेश करती है और आगे कन्नौज में जाकर ये रामगंगा नदी, इसी रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद और बरेली जैसे शहर हैं। तो कन्नौज में ये नदी रामगंगा गंगा में मिल जाती है। तो रामगंगा गैरसैंण या दूधातोली उत्तराखंड से निकल रही है। इसके बाद कन्नौज के पास ही इसमें काली नदी मिलती है। इसके बाद कानपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे है। फतेहपुर प्रयाग, तो प्रयाग में जो हमारा प्रयागराज है वहाँ गंगा और यमुना का संगम है। इसके बाद
यमुना जो है वो गंगा में समाहित हो जाती है और गंगा आगे बहती है। यहाँ इसके बाद अगला है वाराणसी, गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में इसमें गोमती नदी मिलती है। तो ये गोमती नदी ध्यान रखनी है कि ये यहाँ से ये जो गोमती नदी है ये पीलीभीत का क्षेत्र है, बरेली के पास में एक जगह है पीलीभीत। तो ये गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। तो प्रश्न आया है कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो पर्वतों से नहीं निकलती है, तो इसका उत्तर होगा गोमती नदी। तो दो गोमती हैं, एक उत्तराखंड में है जो कि बागेश्वर में कहते हैं सरयू में मिल जाती है, और एक जो बड़ी गोमती नदी है तो उस गोमती नदी को हमें ध्यान रखना है कि वो गोमती नदी गाज़ीपुर में, ठीक है। तो बनारस के आगे जाके गाज़ीपुर है, ये गोमती जौनपुर भी इसी गोमती नदी के किनारे है। तो ये गोमती फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। उद्गम ध्यान रखना है इसका मैदानी भाग में, ठीक। ये लगभग यहाँ पर इस स्थान पर गोमती नदी मिलेगी और यहाँ से ये नदी इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर एक छोटी सी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है वो है सरयू। तो जो हमारा फैज़ाबाद है, अयोध्या है, वो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। गोमती के किनारे जौनपुर है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थान है इसमें छपरा। छपरा में घाघरा नदी आकर मिलती है। तो घाघरा ध्यान रखना है कि ये जो काली नदी है ये पिथौरागढ़ से निकल रही है, गौरी गंगा वगैरह वहाँ से, और ये काली भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। तो यहाँ पर इसमें बनबसा बैराज है जहाँ से इस काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, और यही शारदा जब आगे प्रवाहित होती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है। तो ये काली, उसके बाद शारदा, घाघरा, ये गंगा नदी में इसका जल समाहित हो रहा है छपरा के पास। तो घाघरा काली नदी जो कि मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ या गौरी गंगा के नाम से निकल रही है, और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण नदी मिलती है राप्ती। तो ये जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है। इसके बाद आगे महत्वपूर्ण स्थान है पटना। तो पटना के पास इसमें सोन नदी आकर प्रवाहित होती है। तो हमने पढ़ा था कि ये अमरकंटक का पठार है जहाँ से तीन महत्वपूर्ण नदी निकलती हैं, नर्मदा, और एक ये जो सोन उत्तर की ओर, और एक हमने उड़ीसा के लिए पढ़ी थी। तो ये सोन अमरकंटक पठार से निकलती है, और अन्य जितनी भी हमने नदियाँ पढ़ी हैं ये सभी नदियाँ बाईं तरफ से मिल रही हैं, चाहे गंगा में यहाँ पर गोमती हो, घाघरा है, राप्ती, गंडक, कोसी। एकमात्र जो दक्षिण से मतलब नदी आ रही है सरयू, यमुना के अलावा, वो नदी सोन है। तो सोन नदी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है रिहंद और उत्तरी कोयल। तो सोन, रिहंद और उत्तरी कोयल दोनों नदियाँ सोन में मिल जाती हैं। इसके बाद है हाजीपुर। हाजीपुर में ये जो हाजीपुर है यहाँ पर इसमें गंडक नदी मिलती है। तो गंडक को हमने ऋग्वेद में भी पढ़ा था, ये गंडक नदी है जिसे ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता था। तो गंडक हाजीपुर में मिल रही है। इसके बाद भागलपुर। भागलपुर में महत्वपूर्ण नदी जो गंगा में मिलती है, इस नदी का नाम है कोसी। तो कोसी 7 श्रृंखलाओं या 7 शाखाओं से होकर बह रही है, जिसकी प्रमुख, जिसमें नदियों के जो नाम है, धाराओं के नाम हैं, वो है अरुण, और ये नदी निकलती है गोसाईथान से। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद है झारखंड। झारखंड में भी ये गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो पूछा जाता है गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित हो रही है, तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद पश्चिम बंगाल में इसमें महानंदा नदी मिलती है। ये महानदी जो महानंदा है यहाँ पर दार्जिलिंग है, और इस दार्जिलिंग से इस प्रकार महानंदा नदी इस पर प्रवाहित हो रही है। तो महानंदा इसमें अंतिम नदी है भारत में जो कि गंगा में समाहित होती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर इस नदी की 2 शाखाएं निकल जाती हैं। तो ये पश्चिम बंगाल है फरक्का पर एक बांध बना हुआ है जहाँ से गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ऊपर से जो ये उत्तरी भाग से ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो फरक्का यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है। और फरक्का के बाद गंगा जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, और जब गंगा और जमुना दोनों मिल जाते हैं तो इनको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसके बाद पद्मा जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। और यहीं पर जो सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जिसमें
क्या कहते हैं जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और सुंदरी नामक वृक्ष इस डेल्टा में पाया जाता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका 1/3 भाग भारत में और 2/3 भाग बांग्लादेश में है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कि ये फरक्का से 2 शाखाएं इसकी निकलती हैं, एक है हुगली और दूसरी है भागीरथी। तो ध्यान रखना है कि ये भागीरथी और हुगली, तो कलकत्ता इसी हुगली नदी के किनारे है और इसमें 2 नदियाँ आती हैं, दामोदर और बराकर। तो ये दामोदर नदी है, दामोदर और बराकर। तो ये दामोदर जो नदी है ये एक जैविक मरुस्थल है, इसको सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं जैविक मरुस्थल है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। और ये दामोदर भी जो है ये रिफ्ट वैली में होकर बहती है, इसको उड़ीसा का शोक या मतलब इस तरह से कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हमें गंगा नदी तंत्र से याद रखनी थी। इसके बाद गंगा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना। ये भी उत्तराखंड से ही निकल रही है और इसमें टोंस नदी जो कि उत्तराखंड में 148 किलोमीटर बहती है, ये टोंस नदी रुपिन सुपिन हिमनद से निकल रही हैं। 2 नदियां हैं रुपिन और सुपिन जो कि आगे टोंस कहलाती हैं और ये उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाते हुए आगे प्रवाहित होती हैं। टोंस है, ये टोंस नदी यमुना और मतलब यमुना में प्रवाहित होने से पहले ये सीमा बना रही है उत्तराखंड की हिमाचल के साथ। यमुना 136 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है, जो कि यमुनोत्री हिमनद या बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है और डाक पत्थर विकास नगर जो कि देहरादून में है, यहाँ पर टोंस और यमुना का संगम होता है। यमुना जब आगे प्रवाहित हो रही है तो मेरठ के में इसमें हिंडन नदी, मेरठ जो है हिंडन नदी के किनारे है, गाजियाबाद भी हिंडन नदी के किनारे एक छोटी सी नदी है हिंडन मिलती है, मथुरा आगरा ये भी यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद इटावा, तो इटावा में चंबल नदी इसमें आके मिलती है, तो ये हमारी चंबल है जिसकी प्रमुख हैं बनास, काली सिंध या शिप्रा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नदी और यमुना की अन्य है सिंध, बेतवा, केन, तो ये ध्यान रखनी है। और चंबल जो है एक अध्यारोपित नदी है, इसकी प्रमुख सहायक हैं पार्वती, बनास या शिप्रा नदियाँ। तो यहाँ ध्यान रखने हैं हमें 4 बैराज। एक है गांधी सागर बैराज, ये गांधी सागर बैराज मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ये जो मध्य प्रदेश का इसका एरिया आएगा यहाँ पर बनाया हुआ है चंबल पर गांधी सागर। अन्य 3 याद रखने हैं, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ये राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर यह तीनों बांध राजस्थान में हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो किसाऊ, ये किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर बनी हुई है जो कि उत्तराखंड में है और इससे उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्य लाभान्वित होते हैं। ये प्रश्न आ चुका है। केन और बेतवा, ये इस बार उत्तराखंड हमें अभी हाल ही में पूछा है, तो ये केन और बेतवा ये दोनों ही जो सहायक नदियां हैं यमुना की हैं और ये भारत की पहली परियोजना है जो कि नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जानी जाती है, यूपी प्लस एमपी। बुनाखा और संकोश ये दोनों परियोजनाएं भूटान में हैं। गंडक परियोजना, ये गंडक ये नेपाल के सहयोग से है। कोसी परियोजना, कोसी क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो नेपाल के सहयोग से है। और चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अब इसमें हमारा जो अंतिम ये बचता है ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये साको के नाम से जानी जाती है तिब्बत में, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो है वो भारत से बाहर है। तो ये चेमांग युंगडुंग दर्रे से या मानसरोवर झील के पास से निकलती है और नामचा बरवा नामक पर्वत से ये भारत में एक गॉर्ज बनाते हुए प्रवेश करती है, या यांगयाफ दर्रे से ये भारत में प्रवेश कर रही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिहांग और लोहित। इसके अलावा कपिली, मानस और संकोश, तिस्ता। तो ध्यान रखना है कि ये जो तिस्ता, संकोश, मानस, कपिली, माजुली, लोहित और दिबांग ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप जिला है या सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है और ये माजुली द्वीप यहीं ब्रह्मपुत्र नदी पे ही यहाँ पर ही है। तो ध्यान रखना है माजुली द्वीप असम में है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र हम पढ़ चुके हैं कि ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। जब गंगा और जमुना का संगम होता है तब इसे पद्मा कहते हैं और पद्मा जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे मेघना कहते हैं। तो ये अभी हमने आज उत्तर भारत का नदी तंत्र देखा, जिसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद
गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र देखा। इसके बाद हम अगला इसमें एक छोटा सा और हिस्सा देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण स्थान कौन सी नदियों के किनारे है। तो हमारा आज का एक टॉपिक चल रहा था भारत की नदियाँ, तो इसमें अब हम अपना तीसरा भाग देखते हैं और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि भारत में जो प्रमुख स्थान हैं वो कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं। तो अक्सर कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है और स्थान का नाम और कौन सी नदी है या तो सीधे पूछा जाएगा या सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, या प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प। देखते हैं लुधियाना। तो ये जो लुधियाना है पंजाब में है और यह सतलुज नदी के किनारे है। लेह सिंधु नदी के किनारे है। गुप्तकाशी, मंदाकिनी, गोविंद घाट ये अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर है। फिरोजपुर यह सतलज नदी के किनारे है। रामबाड़ा मंदाकिनी नदी के किनारे है। गौरीकुंड ये भी मंदाकिनी नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट। आगरा यमुना नदी के किनारे है। प्रयाग गंगा और यमुना नदियों के संगम पर है। भागलपुर ये बिहार में है, गंगा नदी के तट पर। बरेली उत्तर प्रदेश रामगंगा नदी के किनारे। फतेहपुर ये कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में है, ये गंगा नदी के किनारे है। फैज़ाबाद ये लखनऊ से आगे है। अयोध्या फैज़ाबाद सरयू नदी के तट पर है। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चंबल नदी के हिंडन नदी के तट पर है। सूरत गुजरात में तापी नदी के तट पर है। कन्नौज ये कानपुर से पहले है, कन्नौज गंगा नदी के तट पर है। पटना गंगा। लखनऊ गोमती नदी यहाँ से प्रभावित होती है। लक्सर गंगा नदी के किनारे है। अजमेर लूनी नदी के तट पर है। इसके बाद है देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के तट पर है। रुद्रप्रयाग ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा यानी सास और बहु माना जाता है इन्हें। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्णप्रयाग ये पिंडर और अलकनंदा नदियों के संगम पर है उत्तराखंड में। विष्णुप्रयाग ये भी उत्तराखंड में है, ये धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। टिहरी ये भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर है। नंदप्रयाग ये नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर है। हैदराबाद दक्षिण भारत में तेलंगाना में है, ये मूसी नदी के तट पर है। भुवनेश्वर ये उड़ीसा में है, महानदी के तट पर है। उत्तरकाशी भागीरथी। कानपुर गंगा नदी के तट पर। नासिक महाराष्ट्र गोदावरी के तट पर। जबलपुर ये नर्मदा नदी के तट पर है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। चेन्नई अड्यार नदी के किनारे है। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। कटक उड़ीसा में है और ये महानदी के तट पर है। इसके अलावा उज्जैन, यहाँ पर कुंभ लगता है नासिक और उज्जैन में, ये शिप्रा नदी के किनारे है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, तो अहमदाबाद साबरमती। इसके अलावा दिल्ली ये यमुना नदी के तट पर है। मदुरई वेंगई नदी के तट पर है। अंतिम इसके बाद है इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश में है और ये यमुना नदी के तट पर है। बंगलुरु ये वृषभावती नदी के तट पर है। मंगलौर नेत्रावती नदी के तट पर है कर्नाटक में। इसके अलावा धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के तट पर है। जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। सांची बेतवा नदी के तट पर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ग्वालियर चंबल नदी के तट पर है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है। कोलकाता ये यहाँ से हुगली नदी प्रभावित हो रही है। तिरुचिन्नापल्ली कावेरी नदी। आइजोल धनेश्वरी श्रीरंगपट्टम कावेरी रावतभाटा चंबल हरिद्वार गंगा नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। जौनपुर बनारस से पहले पड़ता है और ये गोमती नदी के तट पर है। गांधीनगर अहमदाबाद के पास में है। साबरमती और पणजी
ये गोवा में है, मांडवी नदी के तट पर, और तंजावुर कावेरी नदी के तट पर। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये उत्तराखंड के, तो सभी पंचप्रयाग वगैरह हम उत्तराखंड में देखेंगे ही। तो ये महत्वपूर्ण नदियाँ और स्थान हैं जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था, इसमें हमने उत्तर भारत की प्रमुख नदियां, जिसमें सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा। इसके अलावा प्रमुख जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो हमारे बांध बने हुए हैं, उनको देखा, और तीसरा हमने महत्वपूर्ण स्थान और उनकी नदियों को देखा। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, और इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक है उसमें भारत के प्रमुख खनिज संसाधन या कृषि, तो ये 2 वीडियो हम इसके बाद आगे बनाने वाले हैं। धन्यवाद।